लाडलो, आप सभी का स्वागत है इस मैथ की ऑनलाइन क्लास में। तो हाँ तो भाइयों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3। आप व्यू या मैट्रिक्स कह सकते हो, ठीक है। तो भाई ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितना आपको पढ़ाया जाएगा आप उसको भी पढ़ते हो तो कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा और गारंटी समझाने की। तो ठीक है, तो आप कंटिन्यू क्लास में बने रहना। पर डे क्लास अपलोड होगी और पर डे आपको वही पढ़ना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, या हिंदी में बोले तो आप व्यू, ठीक है। हेडिंग लिखिए, चैप्टर है आपका तीसरा, मैट्रिक्स ऑफ व्यू, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 ऑफ व्यू मैट्रिक्स, ठीक है। पहले तो हम समझेंगे कि ऑफ व्यू है क्या, मैट्रिक्स है क्या, कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं ना। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स की साफ परिभाषा दीजिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। वैसे आपको मैट्रिक्स क्या है इसका लॉजिक पता होना चाहिए। तो लॉजिक पता करने के लिए देखो, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। मान लीजिए आपने 11वीं क्लास, मान लीजिए 10वीं क्लास में, जो आपको मन करे उस क्लास को मान लीजिए। 10th क्लास मान लीजिए, आपने 10th क्लास पास की क्लास में, क्लास में 10th क्लास, ये तो है नहीं कि आपने पास की है, बहुत सारे विद्यार्थी और रहे होंगे जिन्होंने 10वीं क्लास पास की आपके साथ आपकी स्कूल में, ठीक है। तो उनके नाम है, शुभ नाम है, एक का श्याम मान लीजिए, एक का घनश्याम मान लीजिए, एक का रामलाल मान लीजिए, एक का अनीता मान लीजिए, कुछ भी मान लो, आपका जो मन करे उसको मान लो, ठीक है। नाम मान लीजिए साहब। अब सब्जेक्ट क्या होंगे भाई, गणित रहा होगा, सामाजिक विज्ञान रहा होगा, संस्कृत रहा होगा, ठीक है, विज्ञान रहा होगा, हिंदी रही होगी, अंग्रेजी रही होगी। यही आपके 6 सब्जेक्ट रहे होंगे, हो गए ना ये 6, ठीक है। अब देखो, तो आपकी जो बोर्ड की तालिका आई, अंक तालिका, उसमें क्या रहे होंगे, इन सब के नंबर रहे होंगे सब्जेक्ट वाइज। तो मान लीजिए श्याम के 80 नंबर आए, घनश्याम के 90 आए, इसके 95 आए, इसके अनीता कितना है, ज्यादा मत करो, है ना, लड़ाई हो सकती है फिर तुम में। इसके 88 मान लो, ठीक है। अब देखो आप आगे, सामाजिक ज्ञान हो सकता है इसके 72 आए हो, 76 आए हो, 77, इसके 78, ठीक है। हो सकता है संस्कृत में श्याम के 62 रहे हो, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी दिल पे ले जाओ, है ना, कि साहब ऐसा कब नंबर क्यों दिए। किसी का नाम भी हो सकता है घनश्याम, रामलाल, अनीता, ठीक है। तो दिल पे ले लेनी बात है, ठीक है। 72 रहे हो, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 68, 72, 74, 76, 68, 90, 84, 77, है ना। यहाँ मान लीजिए अंग्रेजी में 80, 81, 77, 73, ये कुछ प्रकार से नंबर रहे होंगे आपके अंक तालिका में। कोई स्कूल है, उसके 10th क्लास के बाद बच्चे हैं, उनकी क्या है, एक अंक तालिका है, एक श्याम की, घनश्याम की, रामलाल की और अनीता की, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हो, ये नंबर है। ये तो क्या है भाई, इनको एक, ये तो आंकड़े हैं और कहाँ लिखे हुए, टेबल फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। फिलहाल क्या किसमें लिखा हुआ है, अंक तालिका, जो आपकी होती है अंक तालिका, अंक तालिका, उसमें लिखे हुए हैं ये नंबर है, ठीक है। अब देखो, यदि आप क्या करते हो, हमें तैयार करनी है, इनसे मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि आव्यूह रचना करनी है। तो क्या करते हैं, जब आव्यूह रचना की जाती है तो श्याम, घनश्याम, श्याम, नाम को मिटा दिया जाता है और सब्जेक्ट को मिटा दिया जाता है। किसको, सब्जेक्ट को मिटा दिया जाता है और इन्हें मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया जाता है। किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। भैया जो ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब होता है मैट्रिक्स, या कह सकते हो आप आव्यूह। कभी आप ये कहने लग जाओ साहब ये तो बड़ा कोष्टक हो गया, अरे कोष्टक ही तो होता है ये, कि बड़ा कोष्टक ना, ये क्या है भाई, मैट्रिक्स को दर्शाने का तरीका है, ठीक है, व्यक्त करने का तरीका है। देखो मैट्रिक्स को 2 डंडे से दर्शाया जाता है। कितने डंडे, 2 डंडों से, ठीक है। अब आपसे कोई ये कहे कि साहब मैट्रिक्स को ऐसे दर्शा सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जो अपना सिलेबस है वहां पर मैट्रिक्स को इस रूप में दर्शाया
गया है, तो इसलिए हमें इस रूप को ही याद रखना है, इस रूप को याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि यही हमें काम में लेना होगा। अब देखिए आप आगे, तो यहाँ से मैं आपसे पूछूं मैट्रिक्स यानी कि आवृत्ति की परिभाषा निकालूं, तो आवृत्ति की परिभाषा क्या निकाल सकती है भाई? आवृत्ति की परिभाषा ये लिख लेगी कि जो आपके भाई मैट्रिक्स के अंदर देखो आपने क्या रखे, संख्यात्मक आंकड़े रखे, भाई संख्या ही तो है, और संख्या क्या बोला जाता है? संख्या तो मान बोला जाता है। तो आपने जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उनको क्या जचाया? एक टेबल फॉर्मेट में लिखा, भाई टेबल फॉर्मेट बना दी, टेबल फॉर्मेट में लिखा, किस रूप में लिखा? इस रूप में लिखा। तो जो रूप में लिखा है ये क्या कहलाएगा? आप मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैं लिखता हूँ परिभाषा मैट्रिक्स की, ठीक है, इसको रख कर देता हूँ। देखो भाई समझो मैट्रिक्स है ना, दोबारा समझो, इससे नहीं समझ आया तो दोबारा और समझो, ठीक है। अब देखो स्टार लगाइए मैट्रिक्स, या लेकिन कह दीजिए आवृत्ति। परिभाषा क्या बन जाएगी भाई? यदि संख्यात्मक आंकड़ों को एक टेबल फॉर्मेट में विशेष प्रकार, किस विशेष प्रकार भाई? इससे लिखा जाए ना, विशेष प्रकार लिखा जाए तो वह आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति कहलाता है, क्या कहलाएगा भाई? आवृत्ति कहलाता है। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं ना, एग्जाम्पल लिख लो इसका, एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो मान लीजिए आपने क्या किया, जैसे कि 3 व्यक्ति मान लीजिए, जैसे तो राम है, एक है, फ्लोर ले लो, राम को छोड़ो, राम को उसमें ले लिया, ठीक है, फिर तुम कहो राम राम लेते हो साहब, दीपक ले लो, और एक ले लो आप मोहन ले लो, एक आप श्याम ले लो भाई। 3 व्यक्ति है, ठीक है, और 3 व्यक्ति है, और गेहूं, चना, मक्का, 3 व्यक्ति है, दीपक, मोहन, श्याम, ठीक है। इन्होंने गेहूं, चना और मक्का बेचे। यहाँ पर जो मैं रेट लिख रहा हूँ वो रुपए में भाई, है ना। इसने मान लीजिए 1000 रुपये में बेचे, इसने 2000 रुपये में बेचे, इसने 3000 रुपये में बेच दिए, ठीक है। चना इन्होंने बेचा, एक ने इसने 4000 बेच दिया, ठीक है, इसने बेचा भाई 5000 में। अच्छा भाव चने बेच दिए ना, हो सकता है इसने 5500 में बेच दिए हो, ठीक है। मक्का की बात की जाती है, इसने 4500 के भाव से बेचे पर कुंटल, है ना। और भैया इसने बेचे 5200 रुपये प्रति कुंटल, और इसने बेचे 6000 रुपये प्रति कुंटल। ये तो था इनका भाई देखने का तरीका। लेकिन हमें क्या बनानी है? इनसे मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आप इनको एक टेबल फॉर्मेट में लिखने वाले हो, और किस प्रकार? इसके अंदर लिखने वाले हो। तो टेबल फॉर्मेट लिखो आते, तो मैं बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स किस प्रकार बन जाएगी? देखो जरा, आपने कोष्टक लिखा, इसके अंदर देखो 1000 लिखा, 2000 लिखा, 3000 लिखा, यहाँ पर 4000 लिखा, 5000 और 5500, और भैया 4500 लिख दिया, और ये 5200 लिख दिया, और यहाँ पर 6000 लिख दिया। तो ये क्या हो गया? इसको मैट्रिक्स में दर्शा दिया। अब देखो मैट्रिक्स में तो लिख दिया, लेकिन मैट्रिक्स भी किसके बराबर लिखनी? ये तो चलो आपने रूप में मैट्रिक्स बना दिया, लेकिन मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अक्षर से भाई, इससे बड़े अक्षर से किसे दर्शाया जाता है? बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। यहाँ आप कैपिटल बी भी लिख सकते हो, कैपिटल सी, कैपिटल डी, यानी कि आपको जो अल्फाबेट है आपके, उसका कैपिटल नंबर लेना है, अक्षर लेना, कैपिटल अक्षर लेना है, उसके बराबर आपको हमेशा मैट्रिक्स लिखनी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो आगे, जो आपकी ये लाइनें होगी, जो आपकी ये लाइनें होगी सीधी, इनको कहा जाएगा रो। क्या कहा जाएगा बाबू? रो। रो को हिंदी में कहा जाता है पंक्ति। क्या बोलोगे आप इनको? पंक्ति बोलने वाले हो,
जो है क्षैतिज रेखा है इनको आप क्या कहोगे, पंक्ति कहोगे। और जो आपके ये ऊर्ध्वाधर है, कौन से, ये खड़े हुए ऊर्ध्वाधर है, इनको आप कहोगे कॉलम। क्या कहने वाले हो, कॉलम। हिंदी में कहोगे आप इनको स्तंभ। क्या कहने वाले हो भैया, स्तंभ कहोगे। आगे और सुनो, जो इस मैट्रिक्स के अंदर, ये अंदर 1000, 2000, 3000 और जितने और भी लिखे हुए, इनको कहा जाता है सभी को अवयव। क्या कहा जाता है, अवयव। हिंदी में अवयव कहा जाता है, इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है, ना कि एलिफेंट कहा जाता है ना। कभी आप एलिफेंट समझ जाओ कि हाथी के सामना, अवयव कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। अब देखो आप आगे, कितनी बात क्लियर हुई, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको। 4 बात अभी तक क्लियर हो चुकी है। देखो किस प्रकार, मैट्रिक्स के अंदर हमेशा संख्यात्मक आंकड़ा आएंगे, जो मैंने लिख दिया साहब, ठीक है, संख्यात्मक आंकड़े। दूसरी बात यह है कि मैट्रिक्स को इससे दर्शाएंगे, ठीक है साहब, ये बात क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या है कि जो आपकी जो मैट्रिक्स होगी उसको हमेशा बराबर रखा जाएगा ABCD के बड़े अक्षरों से, ठीक है साहब, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए रहेंगे संख्यात्मक आंकड़े, उनको कहा जाएगा अवयव। क्या कहा जाएगा, एलिमेंट, अवयव कहा जाएगा। जो आपके क्षैतिज रेखा होगी इनको कहा जाएगा पंक्ति। क्या कहा जाएगा, पंक्ति। और जो आपके खड़े होंगे इनको कहा जाएगा कॉलम, यानी कि स्तंभ। यहाँ तक आपके बात क्लियर हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए। अब पढ़ते हैं मैट्रिक्स का व्यापक रूप, यानी जो मैट्रिक्स है उसको मैथमेटिक्स में किस प्रकार लिखोगे आप, तो इतना नोट कीजिए पहले, है ना। कर लिया होगा भाई। अब देखो आगे भाई, कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला एग्जाम में आपसे कि साहब मैट्रिक्स की परिभाषा लिखी है ना, कोई नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए इसलिए लिखवाया है। अब देखो आप आगे हेडिंग लिखिए, मैट्रिक्स का व्यापक रूप। अब क्या पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स का व्यापक रूप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये समझने वाली बात है भाई, मैट्रिक्स का व्यापक रूप जैसे समझ आ गया, समझ लो कि आज इस बीमारी कट गई है आपकी मैट्रिक्स की, ठीक है। देखो मैट्रिक्स का व्यापक रूप लिखना है तो मैट्रिक्स को बड़े अक्षर से दर्शाओगे। मैंने मान लिया, आपका मन करता आप भी मान लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या रखे जाएंगे, अवयव रखे जाने वाले हैं। और अवयव किस प्रकार रखे जाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स का व्यापक रूप, तो ये बात समझने वाली है। अब देखो तो भाई देखो, ये पहली तो पंक्ति है आपकी, भाई पहली पंक्ति है, और पहले क्या है, ये स्तंभ है। तो इसको यहाँ कैपिटल ए लिया है तो इसके अवयव आएंगे हमेशा स्मॉल ए में। यदि आप यहाँ पर कैपिटल बी लेते हैं तो अवयव आते हैं स्मॉल बी में। ये बात क्लियर है। अब देखो अब आगे, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा ए लिख दिया, यानी कि पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का क्या है, अवयव है। तो इसका नामकरण किस प्रकार करना है, देखो इस पहला लिखा जाता है हमेशा भाई पंक्ति संख्या। क्या लिखी जाती है, पंक्ति की संख्या। उसके बाद लिखी जाएगी स्तंभ की संख्या। पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ। तो कौन सी तो पंक्ति में बताइए, पहली तो पंक्ति हो गई, ठीक है। और दूसरे क्या, पहली तो पंक्ति हो गई और पहले यहाँ पर स्तंभ। देखो पहली पंक्ति हो गई, पहले क्या है स्तंभ, तो A11 यानी कि A11। अब मैं बात करता हूँ यहाँ क्या अवयव की, तो ये अवयव पहली तो पंक्ति में आ रहा है तो 1, पहले पंक्ति की संख्या लिखनी। और कौन से कॉलम में आ रहा है, स्तंभ कह दीजिए, तो सेकंड स्तंभ में आ रहा है साहब, तो 2 कह दीजिए, A12 होगा। इसी प्रकार आगे चलिए, मैं कह रहा हूँ 13 कह दूं, यहाँ पर 13 क्यों कहा, देखो 1 कहा कि पहली तो पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है तो A13। इसी प्रकार इसको क्या कहूंगा मैं, पहली तो पंक्ति में रहा 1 और चौथा स्तंभ हो गया तो F14। इसी प्रकार ये आगे चलती रहेगी भाई, आगे चलती रहेगी। देखो हमारे जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या को m से दर्शाया गया है। किससे दर्शाया गया है, m से दर्शाया गया है। और जो आपकी नंबर ऑफ कॉलम है उनको दर्शाया गया है भाई n से। ये बात थोड़ी ध्यान रखने वाली है, स्टार लगा लीजिए इस पे। जो आपके नंबर ऑफ रो है यानी पंक्तियों जो संख्या है उसको m से डिनोट किया गया है, और जो नंबर ऑफ कॉलम है उनकी संख्याओं को n से दर्शाया गया है। अब देखो तो बताइए भाई यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है इस लाइन में,
देखो यहाँ पर 1 1 1 1 सब कॉमन है क्योंकि पहली पंक्ति काम आ रही है, लेकिन जो स्तंभों की संख्या है वो चेंज हो रही है। तो स्तंभों की संख्या चेंज हो रही है तो पंक्ति तो चेंज हो नहीं रही, तो 1 रहेगा। स्तंभ चेंज हो रहा है तो यहाँ पर मैं 1n कह दूं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि स्तंभ चेंज हो रहा है, पंक्ति चेंज नहीं हो रही है, पंक्ति फिक्स है, उन संख्या 1 है, लेकिन स्तंभ बदलते रह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखूं बताइए, ए लिखूंगा अवयव के लिए। अब देखो जो ये पहली तो पंक्ति खत्म हो गई, जो ये ए है ये कौन सी पंक्ति में, दूसरी तो पंक्ति में आ गया, तो पहले तो लिखते हैं हम पंक्ति, 2 लिख दी, कौन से कॉलम में उसकी संख्या आएगी, तो पहले तो कॉलम में, तो ए 21 हो गया। ठीक है, इसको देखिए जरा, ए दूसरी तो पंक्ति हो गई, ठीक साहब, दूसरी पंक्ति हो गई, कॉलम कौन सा हो गया, दूसरा, तो ए 22। इसी प्रकार इसको देखो, पंक्ति तो दूसरी है, कॉलम तीसरा है, इसको देखो, पंक्ति दूसरी है, कॉलम चौथा है, इसी प्रकार ए, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, चेंज क्या होगा, स्तंभों की संख्या, तो A2n नाम दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार चलता रहेगा आगे तक, ये भी आगे तक, ये भी आगे तक, ये भी नीचे, ये भी। मैं बात करता हूँ लास्ट वाले नंबर की। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी बात की मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ 1 1 पीछे जो स्तंभ में उनकी संख्या समान आने वाली है, क्योंकि स्तंभ पहला है ये भैया, तो जो स्तंभों की संख्या वो तो चेंज होने वाली है नहीं, लेकिन देखो जो पंक्ति है 1 2 3 4 5 6 ऐसी पंक्ति आएगी, यानी जो पंक्ति की संख्या वो चेंज होने वाली है, तो मैं यहाँ पर पंक्ति की संख्या को m कह दूं, और जो स्तंभ की संख्या है वो चेंज नहीं हो रही, वही पहला स्तंभ है, तो इसकी जगह हम 1 कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ की बात करता हूँ मैं, तो ये यहाँ पर हम कौन सी बात करनी है भाई, जो m है वो चेंज होगा, और जो स्तंभ है वो क्या होगा, यहाँ पर n हो जाएगा, कौन से स्तंभ की बात कर रहे हो, तो ये क्या हो गया भाई, आपका मैट्रिक्स का व्यापक रूप हो गया। इसको एक नाम से और लिखा जाता है, या करके और लिख लीजिए, कैपिटल जो ए है उसको लिखा जाएगा AIJ, क्या है भाई ये AIJ m गुणा n, क्या है m गुणा n। अभी m गुणा n का मतलब मैं आपको बता दूंगा, m/n है ना, गुणा नहीं बोलना है ना, आपको गुणा नहीं बोलना है, m/n बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, m/n बोलते हैं, मैं इसको बताऊंगा, इसको करने के बाद अगला टॉपिक यही है m/n वाला। ठीक है, अब इसको समझ लो, यहाँ पर ये क्या लफड़ा है साहब, AIJ क्या है, तो भैया जो I है आपका वो तो बता रहा है पंक्ति को, क्या बताएगा, पंक्ति को, यानी कौन सी पंक्ति है, J बताने वाला है आपको स्तंभ को, क्या बताएगा, स्तंभ को, यानी मैं यहाँ पर यदि ऐसे लिखता हूँ A23 यानी कि A23, तो इसका मतलब है जो A23 अवयव है वो दूसरी तो पंक्ति में आ रहा है और तीसरे स्तंभ में आ रहा है। ठीक है, करेंगे अभी क्वेश्चन तब और क्लियर हो जाएगा, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए। अब देखो आगे, कर लिया होगा, आगे देखो, अगले हेडिंग डालिए आप, मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि, क्या हेडिंग, मैट्रिक्स की कोटि। अब पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है ना। देखो भाई समझो पहले ना, यदि कोई मैट्रिक्स, इसलिए चलो छोड़ो, कोई मत लिखो, छोड़ो इसको, है ना, डायरेक्ट समझो तुम, है ना, समझ आ जाएगा, है ना। देखो नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो, है ना, रो लिखनी है ना, नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या को आप m से डिनोट करोगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम है उनको आप n से डिनोट करोगे, तो मैट्रिक्स जो कोटि होने वाली है, तो मैट्रिक्स की कोटि, तो मैट्रिक्स की कोटि होगी हमेशा भाई m/n की। इसको गुणा नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है m/n। क्या पढ़ा जाता है, m/n पढ़ा जाता है। साहब अब भी समझ नहीं आया तो एग्जाम्पल समझिए कि नहीं समझ आएगा। देखो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक मैट्रिक्स तैयार किया आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने आपसे कहा कि इस मैट्रिक्स की आप कोटि बताइए। क्या बताइए,
कोटि बताइए। तो आप मैट्रिक्स जब कोटि बताओगे तो आपको m बाई एन से डिनोट करनी है कोटि। किससे करनी है? m बाई एन से। m क्या है? नंबर ऑफ रो है, यानी पंक्तियों की संख्या है। n क्या है? आपका कॉलमों की संख्या है। तो अब देख जरा इसमें आपको पंक्ति कितनी नजर आ रही है? एक पंक्ति हो गई, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। कॉलम देख, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो हम कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या भी 3 है बाई, और जो स्तंभों की संख्या वो भी क्या है? 3 है। तो इसकी कोटि क्या हो गई? 3 बाई 3 की। जब आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर आपको 3 बाई 3 लिखा मिलेगा, और आपको कभी कभी लिखवा भी सकता है। बात क्लियर हुई? तो इसी कोटि क्या हो गई? 3 बाई 3 की। और समझो, और अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। देखो जरा, ए बराबर 1 2 3 1 2 3, ये आ गया आपको सामने। नंबर चेंज कर देते, चलो 4 5 6 ये आ गया। मान लीजिए आपके पास ये कोई मैट्रिक्स आपके पास आ गई, और आपसे कहा कि इसकी कोटि बता दीजिए। क्या बता दीजिए? कोटि बताइए। तो कोटि कैसे चेक करते हैं भाई? m बाई एन से। m क्या है? नंबर ऑफ रो है, और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है। तो बताइए कितनी पंक्ति नजर आ रही है? एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, यानी कि m की वैल्यू 3 आ गई बाई n क्या है? कॉलम की संख्या। तो एक कॉलम, दो कॉलम, कितनी हो गई? 3 बाई 2 की हो गई। और समझो जरा, इसको बताना जरा। 1 2 3 4 5, इसी कोटि बताया जरा। कोटि क्या आने वाली है? m बाई एन देखना है। पंक्ति कितनी जरा? पंक्ति देखो पहले तो, 1 2 3 4 5, कितनी पंक्ति हो गई? 5 पंक्ति हो गई। तो 5 बाई एन। एन देखना है, एन क्या होता है? कॉलमों की संख्या। तो एक कॉलम नजर आ रहा होगा आपको, तो 5 बाई 1 की है, 5 बाई 1 की हो गई। इस प्रकार भाई कोटि ज्ञात की जाती है। अब देखो यहाँ से नोट पॉइंट और निकल के आता है बाबू। नोट पॉइंट समझना बड़ा आवश्यक है, ध्यान देना नोट पॉइंट क्या निकालना है। देखो मैं आपसे कहूंगी कोई मैट्रिक्स दी जाए आपको, और आपको से पूछ कह दी जाए किसी कोटि ये है, क्या आप मैट्रिक्स के अंदर अवयव की संख्या बता सकते हो क्या? दोबारा सुनो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। मान लीजिए मैंने आपको कोई मैट्रिक्स की कोटि बता दी कि साहब आपके पास 2 बाई 3 कोई कोटि की मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स के अंदर अवयव की संख्या बताइए। तो अवयव की संख्या इस प्रकार बताई जाती है। देखो अब मान लीजिए 3 बाई 3 की मैंने आपको कोटि की क्या दे दी? मैट्रिक्स दे दी, और आपसे कहा कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव है। तो देखो आप गणने बैठोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। साहब 9 अवयव है। अब देखिए 9 अवयव कैसा है? लेकिन कोई मल्टीप्लाई कर दे आपस में m और n को, 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा? 9 अवयव लेकर आएंगे। अब इसको देख, अब मैं आपसे कह देता कि साहब 3 बाई 2 की कोटि की मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं, तो आप गिनने बैठोगे 1 2 3 4 5 6, साहब 6 से। लेकिन डायरेक्ट क्या है? इनको आपस में गुणा कर दो, देखो 6 बैठा है, 6 बैठ गया। उसको देख जरा, मैं आपसे कहता कि 5 बाई 1 की मैट्रिक्स कोटि की मैट्रिक्स में अवयव संख्या, तो आप गिनना नहीं है, आप जो कोटि उसको मल्टीप्लाई कर दो, अवयव संख्या निकल आएगी। तो लिखो इस बात को, लिखो नोट करके, मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या क्या होती है भाई? m डॉट n, यानी कि m और गुणा n कर दीजिए, अवयवों की संख्या निकल जाएगी। ये फॉर्मूला होता है भाई मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या निकालने का। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, बताना भैया। क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 अवयव है। क्या कहा? कोई मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं? 8 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 8 अवयव हैं। तो भैया मुझे ये बता दीजिए कि आप उस मैट्रिक्स की कितनी कोटि संभव है? मैट्रिक्स की कोटियां कितनी संभव है, यानी कितनी कोटि की मैट्रिक्स आप बना सकते हो, कौन कौन सी कोटि की मैट्रिक्स आप बना सकते हो। क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा तो दोबारा सुनिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर 8 अवयव रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो किस प्रकार के हो सकते हैं ना, वो किस प्रकार रखे हो सकते हैं, यानी कि मैट्रिक्स की कोटि, संभावित कोटियां कौन कौन सी हो सकती है, उन्हें बताइए, ठीक है। तो देखो 8 अवयव वाली कोटि कौन कौन सी बन सकती है? हो सकता है 2 बाई 4 की हो। 2 बाई 4 का मतलब क्या है?
हो सकता है उसके अंदर 2 पंक्तियां हो और 4 कॉलम हो, देखो गुणा करने पे 8 आ रहा है, ये भी संभव है। हो सकता है कि वो 4/2 की हो सकता है उसमें 4 पंक्ति रही हो, 2 स्तंभ रहे हो, उससे भी बन सकती है मैट्रिक्स 8 अवयव वाली, ठीक है। और कैसे बन सकती है भाई, 1/8 की बन सकती है, बन सकती है ना, यानी कि 1 पंक्ति हो और 8 कॉलम हो, बिल्कुल बन सकती है। और देखो 8/1 की बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है भाई। तो इसे क्या बात लिखना, क्या बात समझ आई। क्वेश्चन है हमारे 3.1 पे 2-3 क्वेश्चन है इसके ऊपर भाई, है ना। तो क्या बात निकल के आ रही है यहाँ से, यदि आपको अवयव दे दिए जाए और मैट्रिक्स की संभावित कोटि पूछ ली जाए तो आप किस प्रकार करोगे। तो भाई कोटि को क्या होता है, कोटि को गुणा किया जाता है तो अवयव आता है, अवयव से कोटि बनानी है आपको, तो आप ऐसी कोई 2 संख्या लीजिए जिनका गुणा क्या आ जाए, अवयव की संख्या के बराबर आ जाए, वही आपकी संभावित कोटि बनने लगेगी। देखो जरा 8 था अवयव संख्या, तो 2 × 4 कर सकते हो, 2/4 की बना सकते हो, 8 आ रहा है बिल्कुल साहब। 4/2 की भी तो बन सकती है, तो 4/2 की बनाई। और 1/8 की बन सकती है, 1/8 की बनाई। और 8/1 की बन सकती है, 8/1 की भी बनाई, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स के अंदर कितने अवयव है, 24 अवयव है। कितने अवयव है, 24 अवयव है। तो 24 अवयव वाली मैट्रिक्स की कितनी कोटियां संभव है, तो बताइए जरा, कितनी कोटियां संभव है। तो कोटियां बताइए कितनी संभव होने वाली है, ठीक है। तो देखो संभव कोटि निकालनी है तो आपको 2 नंबर लेने होंगे, उनको मल्टीप्लाई 24 करना है, वही संभावित कोटि का काम करने वाला है। देखो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 2/12 की होगी कि नहीं होगी भाई, 2/12 की होने वाली, 24 आ रहा है, ठीक साहब। तो भाई 12/2 की होने वाली है, बिल्कुल होगी, ठीक है। और देख जरा मैं कह रहा हूँ कि 8/3 की होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि 8 अब 24 हो रहा है। तो 3/8 की होगी, फिर बिल्कुल होगी, 3/8 की होने वाली है। और देख, और मैं आपसे कहता हूँ कि भैया 12/2 की होने वाली है, 12×2 = 24, ठीक है साहब। मैं आपसे कहता हूँ 2/12 की होने वाली है, बिल्कुल होगी। और बताओ जरा किसकी होने वाली है, 24 देख लो, गुणा 24 आना चाहिए। 6/4 की हो रही है भाई, देखो 6/4 से 24 आ रहा है, तो 4/6 से 24 आएगा, फिर 4/6 से 24 आ रहा है, ठीक है। और बताओ जरा कुछ बन रही हो तो, 2/12 हो गई, 12/2 हो गई। और देख लो 2 संख्या जिनका गुणा 24 आ जाए भाई, है ना। और तो शायद नहीं है, ठीक है, सोचा कोई बन जाए तो कभी लिखा ना हो, नहीं बन गई शायद, है ना, सारी बन गई है भाई, है ना। तो ऐसे ज्ञात की जाती है संभावित कोटियां, अवयव दिए हो मैट्रिक्स के अंदर और संभावित कोटियां पूछे तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। तो भैया देखो आज हमने कुछ मैट्रिक्स का बेसिक पढ़ा, मैट्रिक्स का व्यापक रूप पढ़ा, मैट्रिक्स की कोटि पढ़ी, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भैया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो पढ़ाया लेक्चर है वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। जब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में शो कर दीजिए, जिससे कि जैसे मैं अगली क्लास लूंगा आपकी वहां पर उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो भैया देखो जितना हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या फायदा होने वाला है, जैसे हम नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।